कोऑर्डिनेशन है, पहले डेफिनेशन पढ़ लो जी। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, 2 + 2 = 5 होते हैं, ठीक है। मतलब जब 2 और 2 मिल करके काम करते हैं तो 5 लोगों के बराबर काम करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप मिल के काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपना काम कर रहे हो, पर अगर मिल के काम कर रहे हो ना, तो आप पूरी टीम का काम कर रहे हो और बहुत जल्दी से काम कंप्लीट होने लग जाता है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन में वही बात है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बनाए रखना। अबे तालमेल क्या होता है? कोऑर्डिनेट करके चलना, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल अभी लेंगे पहले। हाँ, इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टैब्लिश्ड अमंग द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। इस तरीके से काम करना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कार्य किए जा रहे हैं सबके बीच में समन्वय स्थापित हो जाए। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में समन्वय कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड हो जाए, जिससे कि काम आसानी से होने लग जाए। जैसे कि मान के चलिए आपने एक टारगेट रखा कि आपको जो है 200 यूनिट की सेल करनी है महीने के एंड तक। तो 200 यूनिट की सेल करने के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट काम करेंगे? मेरे ख्याल से सारे डिपार्टमेंट काम करेंगे। पहले परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करके लाएगा, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसकी प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट वाले एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट वाले सेल करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ काम अपना करेगा, ठीक है। अब सोचो अगर सब एक दूसरे के साथ तालमेल ना बिठा के चले तो क्या होगा? पता चल रहा है माल बन के तैयार हो चुका है और सेल्समैन है ही नहीं आपके पास, या फिर सेल्समैन को सैलरी के पे आपने हायर कर लिया है और आपके पास अभी प्रोडक्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब कहने का ये कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चलेगा तभी तो काम पूरा हो पाएगा। समझ में आई बात? तालमेल का महत्व समझ में आ गया? ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन इज द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जितनी एक्टिविटीज कर रहे हो उन एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन की कोई भी एक्टिविटीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। समझ में आई बात? अब जैसे मान चलो मैं और फिजा पार्टनर एक फर्म के अंदर, ठीक है, मैं अपना काम करता हूं, वो अपना काम करती है। पर अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि फिजा क्या काम कर रही है और फिजा को ये नहीं पता होगा कि मैं क्या काम कर रहा हूं, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। मैं कभी कोई और काम करने लग जा रहा हूं, ये कभी कोई और काम करने लग जा रहा है। समझ में? तो कोऑर्डिनेशन एक इसेंशियल एलिमेंट है, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे काम हो जाएगा, हो सकता है हो जाएगा तो गलती हो जाएगा, या फिर होगा तो सही से नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। और डेफिनेशन देखिएगा तो इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संगठन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने टारगेट होते हैं। परचेज वाले का टारगेट होता है कि भाई इतनी कम परचेज करनी है या ज़्यादा परचेज करनी है, ठीक है, या इस रेट पे परचेज करना है। सेल वाले का टारगेट होता है कि भाई इतनी सेल करनी है। समझ में आई बात? हर डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ टारगेट रहता है। अगर सब अपने अपने टारगेट की ओर भागने लग जाए ना, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि रेस हो रही है ट्रैक पे पर लाइन नहीं खींची हुई है। तो कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, रेस कोई ना कोई जीतेगा जरूर। समझ में आई बात? ठीक है। पर वो प्रॉपरली काम नहीं हो पाएगा जिस तरीके से प्रॉपर ट्रैक बना करके काम हो सकता था। ठीक है, समझ में आ गया डेफिनेशन? समन्वय एक प्रक्रिया, एक क्या है? प्रक्रिया होती है जिसके तहत हम सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज के बीच में क्या हार्मोनी इस्टेब्लिश करते हैं, तालमेल बना करके चलते हैं। एक काम को दूसरे काम से साथ तालमेल बना के चला जाता है। ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट। सामूहिक क्रियाओं को और ज्यादा बल दे देता है। ये मैं अकेला काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, ये अकेला काम कर रही है, अच्छा काम कर, सब अपने आप अकेले अकेले काम कर रहे हैं, पर जब सब मिल करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसे अगर कार में अगर धक्का लगाना है तो अकेले धक्का लगाओगे तो नहीं लग पाएगी। 10 लोग आए और 10 लोग अकेले अकेले धक्का लगा रहे, नहीं लगा पाएंगे, पर 10 लोग मिलकर के एक साथ धक्का लगाएंगे तो कार को फेंक देंगे। समझ में आई बात? मतलब कहने का क्या है कि ग्रुप एफर्ट्स को जो है वो बढ़ा देता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को बढ़ा देता है। ठीक है।
ग्रुप एफर्ट। ठीक है जी, सामूहिक क्रिया में बल देता है, सामूहिक क्रिया को और तेजी से आगे बढ़ा देता है। ठीक है, अगला है आपका कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हर एक जो कोऑर्डिनेशन का जो हर एक डिपार्टमेंट होगा वो डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि हर डिपार्टमेंट का एक मेन मोटिव है, उस मेन मोटिव की तरफ चल रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे सेल का टारगेट ये है और यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबको पहुंचना यहीं पर है, ऐसे करके। समझ में ये बात? तो इस तरीके से मतलब कहने का यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर परचेज हो रहा है तो परचेज करते समय भी वो अपने दिमाग में ये याद रखेगा कि जो है हमें 2000 यूनिट के लिए ही जो है माल परचेज करना है। प्रोडक्शन वाला भी ये ध्यान रखेगा कि 2000 यूनिट ही प्रोडक्शन करनी है, क्योंकि 2000 यूनिट बेचनी है। समझ में? सेलिंग वाले को भी ये चीज याद रहेगी कि 2000 यूनिट की सेल करनी है। मतलब कहने का ये हुआ कि हर एक डिपार्टमेंट को पास यूनिटी ऑफ एक्शन रहेगी। काम सब कर रहे होंगे अपना अपना, पर ऑब्जेक्टिव उनका एक ही रहेगा और उस एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारे एक साथ मिलकर के काम कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, हर डिपार्टमेंट का जो है अपना एक टारगेट होता है। ठीक है, पर वो टारगेट को कंप्लीट तो कर रहे होते हैं, पर अपने दिमाग में ये रखते हैं कि मेन टारगेट क्या है। मेन टारगेट हमारी 2000 यूनिट बनाने की सेल करने की टारगेट थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है सारे के सारे काम किए जाते हैं। ठीक है ना? अगला है कोऑर्डिनेशन, जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। देखो जी, ये जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस वाला पॉइंट है ना, मैंने तुमको जब पहले बार बताया था, मैनेजमेंट में भी आया था ये, तो मैंने आपको बताया था कि पूरी बुक में हर चैप्टर में आएगा। जब मैनेजमेंट ही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है तो इसके अंदर के होने वाली सारी की सारी एक्टिविटी भी तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ही होंगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, कभी रुकते नहीं है। जहां ताल तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली कोऑर्डिनेशन जो है हमेशा चलती रहती है। लगातार एक काम को कोऑर्डिनेट करना है, काम तो एक्टिविटीज तो चलती रहेंगी ना, तो कोऑर्डिनेशन उसके अंदर लगातार होते ही रहता है। ठीक है, अगला है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव सर्वव्यापक। ऑल परवेसिव में क्या है, सर्वव्यापक। मतलब कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे, मैनेजमेंट के हर लेवल पे जो है जरूरी है। चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो भी आपस में कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, मिडिल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, लोअर लेवल पे जरूरत, इवन वर्कर्स के बीच में भी जो है कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो है हर लेवल पे जरूरी होता है। ठीक है, अगला है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। देखो जी, सभी मैनेजर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर एक मैनेजर चाहे कि मैं कोऑर्डिनेट कर लूं, बाकी के से कोई मतलब नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है ना, तो हर डिपार्टमेंट का हेड कौन है, मैनेजर्स हैं, तो वो मैनेजर्स आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो ड्यूटी होती है हर किसी की, रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक को साथ में मिलकर के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी कोऑर्डिनेट करने की, तब जाकर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, कोई एक चाहे कि मैं कोऑर्डिनेशन कर लेता हूं, ठीक है, सामने वाला करे चाहे ना करे, आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी, कोऑर्डिनेशन है डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट जानबूझ करके किए जाने वाला वर्क। अपने आप नहीं हो पाता, चाहोगे आप अपने आप को हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, जो है नहीं हो सकता। डेलिब्रेट फंक्शन है, जानबूझ करके किया जाता है। आप जब तक करते रहेंगे तब तक होता रहेगा, जब नहीं करेंगे नहीं होगा, काम बिगड़ जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, फीचर्स कंप्लीट जी। अगला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब समन्वय प्रबंध का सार है, मतलब बिना कोऑर्डिनेशन के तो मैनेजमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है। ठीक है,
मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल जी, कोऑर्डिनेशन के लिए ही मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग के टाइम पे कोऑर्डिनेशन की क्या जरूरत पड़ती है? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी प्लानर्स होते हैं वो प्लान सेटअप कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल या फिर जो भी काम जिस तरीके से किया जाएगा उसको जब प्लान बनाया जा रहा होता है, तो उस टाइम पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। हाँ, आपस में जितने भी मेंबर्स होते हैं, प्लानिंग मेंबर्स, प्लानिंग कमेटी जो होती है वो एक दूसरे के साथ जो है समझ के, एक दूसरे को समझ करके जो है प्लानिंग करती है। ठीक है, और एक दूसरे के साथ जो है कोऑर्डिनेट करके ही प्लानिंग किए जाते हैं। क्लियर है? जब प्लानिंग चल रही होती है ना, उस टाइम पे, जब प्लानिंग के टाइम पे भी मैनेजर के दिमाग में मेन पॉइंट ये होता है कि जब हम आगे चल के कोई काम करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे उनको जो है पहुंचा जाएगा, उसको जो है टैकल किया जाएगा, तो उस टाइम पर भी हम ये सोच करके चले थे किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करके जो है हम इस काम को करेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पर भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग मतलब एक ढांचा तैयार करना है, स्ट्रक्चर तैयार किया है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से सारे के सारे जो है फंक्शन वर्क करेंगे। ठीक है, तो इस समय पर भी कोऑर्डिनेशन, जैसे परचेज, सेल, ठीक है, फाइनेंस, डिपार्टमेंट, हर तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये जो डिपार्टमेंट जब बनाए जा रहे होते हैं ना, ऑर्गेनाइजिंग जब किया जा रहा होता है, उस टाइम पर भी यही दिमाग में रखा जाता है कि भाई इनके बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के तो डिपार्टमेंट की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, समझे, काम होएगा ही नहीं अच्छे से। क्लियर हुआ? अगला हुआ कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। स्टाफिंग करते समय जब इनके ऊपर पोस्ट बिठाई जाएगी, लोगों को असर्टेन किया जाएगा, यहाँ पर लोग बिठाए जाएंगे, ठीक है, पोस्ट फिल की जाएगी, तो उस समय पर भी ये जो है ख्याल रखा जाएगा कि कौन किसके लिए उत्तरदायी रहेगा, कौन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा, किसके अंडर में कौन काम करेगा। ठीक है, कौन किसके लिए जवाबदेह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है कोऑर्डिनेशन ख्याल रखा जाता है कि एक मैनेजर है, उस मैनेजर के अंदर जो है वो 2 लोग काम करते हैं, तो वो दोनों जो है इसको जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन व्यक्ति बैठेगा, क्या पोस्ट तैयार की जाएगी जो कि आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के टाइम पर भी कोऑर्डिनेशन का ख्याल रखा जाता है। डायरेक्ट करते समय दिशा निर्देश जब दिए जा रहे थे काम को करने के लिए कि किस तरीके से काम करना है, उस समय पे भी ख्याल रखा जाता है। जो हेड मैनेजर होगा वो सारे के सारे मैनेजर को कुछ इस तरीके से डायरेक्ट करेगा ताकि ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने के काम करेंगे। समझ में? तो डायरेक्टिंग के टाइम पे तो खास तौर से कोऑर्डिनेशन का ख्याल रखा जाता है। अगला आ जाएगा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के टाइम पर भी ये ध्यान रखा जाता है कि प्लानिंग के टाइम पे क्या प्लान किया गया था, कंट्रोलिंग के टाइम पे जो एक्चुअल आउटपुट जो निकल करके आया उसमें भी जो है क्या डिफरेंसेस है। अगर कोई डिफरेंसेस हो तो उन डिफरेंसेस को खत्म किया जाता है। और इस टाइम पर भी कोऑर्डिनेट करके चलते हैं कि कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, प्लानिंग और एक्चुअल आउटपुट जो हमारा हुआ है उसके बीच में जो तालमेल कैसा बन रहा है। ठीक है, अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब क्या है कि आप में कुछ कमी रह गई है, कोई ना कोई कमी, तो उन कमियों को दूर किया जाएगा। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट के हर फंक्शन के अंदर डायरेक्टिंग जो है वो कोऑर्डिनेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के तो कोई भी फंक्शन जो है सही से काम नहीं कर सकता। ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर पहला पॉइंट आपका साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जितना बड़ा साइज होगा कोऑर्डिनेशन का महत्व उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतने ज़्यादा डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे और जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिना कोऑर्डिनेशन के काम ही नहीं चल पाएगा। समझ में बात? अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही ब्रांच है, ठीक है, या एक ही ऑपरेटिंग वो है वर्क, एक ही काम करते हैं सिर्फ, ठीक है, तो उसमें फिर भी जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है कम महत्व होता है। अब जैसे मान लो मैं अकेला ही कोई काम कर रहा हूँ, मैंने एक शॉप खोली हुई है, मैं अकेला ही करता हूँ उसके अंदर, तो उसमें इतना जरूरी नहीं रहेगा कोऑर्डिनेशन। हालांकि बिल्कुल ना के बराबर तो आप नहीं कह सकते हो, कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं तो इंपॉर्टेंस रहता ही है थोड़ा बहुत, पर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा साइज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा वो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, देखो जितना ज़्यादा फंक्शनल डिफरेंशिएट रहेगा उतना ही ज़्यादा जो है आपको जो है कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है।
ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर अलग अलग डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन के लिए अलग है, सेल्स के लिए अलग है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग है, तो फंक्शन जितने ज़्यादा फंक्शन अलग अलग फंक्शन हो रहे होंगे उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पेशलाइजेशन, विभेदीकरण। सुनिए, स्पेशलाइजेशन में क्या है कि अगर आप हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगर स्पेशल डिपार्टमेंट बनाते हो तो उसके लिए भी आपको कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। जैसे मान के चलिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो दो तरीके के प्रोडक्ट बनाता है, एक बनाता है मेटल प्रोडक्ट और एक बनाता है प्लास्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने स्पेशलाइज कर दिया, मेटल के प्रोडक्ट इधर बनेंगे, प्लास्टिक के प्रोडक्ट इधर बनेंगे। जैसे फैन बन रहे हैं तो फैन प्लास्टिक के भी फैन होते हैं, उसके अंदर लोहे के पार्ट्स भी होते हैं, तो लोहे वाले पार्ट्स यहाँ डाल दिए, प्लास्टिक वाले पार्ट यहाँ पे डाल दिए। तो इस तरीके से अगर करोगे तो इसमें जो है आपका कोऑर्डिनेशन का जो है इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। क्लियर? ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरडिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट प्रोसेस। अगर अलग अलग प्रोसेस हैं और वो प्रोसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो भी आपका जो है कोऑर्डिनेशन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट है, वो जैसे मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, ठीक है, पहला प्रोसेस है, फिर दूसरा प्रोसेस है, फिर तीसरा प्रोसेस है, फिर चौथा प्रोसेस है। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में मान के चलिए मदरबोर्ड लगाया जाता है, फिर उसके बाद उसके अंदर डिस्प्ले लगाई जाती है, फिर अदर चीज़ें लगाई जाती हैं, स्पीकर के हेड जैक लगाए जाते हैं। तो जब तक ये अपना काम नहीं कर लेगा तब तक ये तो करेगा नहीं। समझ में आई बात? ये करने के बाद प्रोडक्ट को यहाँ भेजेगा तब उसके ऊपर काम होगा, फिर ये उस काम को करने के बाद फिर इस प्रोडक्ट को यहाँ भेजेगा, फिर वो काम होगा। मतलब कहने का बीच में किसी ने भी अगर काम को डिले किया तो आगे वाले सारे काम डिले हो जाएंगे। समझा? तो इनके बीच में भी जो है आपका जो है कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो क्या? मतलब कहने का ये है कि अगर ऐसा कोई प्रोसेस है जो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट है तो कोऑर्डिनेशन का जो है महत्व बढ़ जाता है। क्लियर है?